नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ कहा है कि युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मोदी ने कहा अब युद्ध का जमाना नहीं है। यूक्रेन और रशिया की वॉर करीब 7 महीने से चल रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरों के सामने भारत का स्टैंड सधे हुए लेकिन साफ साफ शब्दों में बताया। मोदी ने पब्लिकली प्रेसिडेंट पुतिन से कहा अब युद्ध का जमाना गया, अब डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। बैठकर बातचीत से रास्ते निकल सकते हैं। हालांकि पुतिन को इस बात का अंदाजा था कि यूक्रेन वॉर के मामले में मोदी जरूर बोलेंगे, इसलिए पुतिन ने कहा वो यूक्रेन के इशू पर भारत के विरोध को जानते हैं, भारत की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन बातचीत के टेबल पर नहीं, जंग के मैदान में ही फैसला करना चाहता है, इसलिए वो मजबूर है। एससीओ समिट की साइडलाइंस में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई मीटिंग में मोदी ने अपनी बात बहुत चतुराई से कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले यूक्रेन और रशिया का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा जिस तरह दोनों देशों ने जंग में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में भारत की मदद की, उसके लिए वो दोनों मुल्कों के आभारी हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहते हैं कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। युद्ध समाधान नहीं, खुद समस्या है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी को पिछले 21 साल से जानते हैं। उन्हें अंदाजा था कि मोदी उनसे यूक्रेन युद्ध को लेकर खुलकर बात करेंगे, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही यूक्रेन को लेकर सफाई दी। कहा उन्हें भारत का रुख पता है, मगर दिक्कत है कि यूक्रेन बातचीत करना ही नहीं चाहता। हम तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता से बातचीत कर रहे हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी हमारी बातचीत होती रही है। इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जो अच्छी खबर वाले नहीं हैं। मैं यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर आपकी राय जानता हूं। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं और इनमें से कुछ चिंताओं से मैं सहमत भी हूं, और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरा पक्ष यूक्रेन का नेतृत्व बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें बातचीत करनी ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो अपने मकसद जंग के जरिए ही हासिल करेंगे। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है मैं आपको उससे अवगत कराता रहूंगा। बड़ी बात है कि पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने माना कि भारत यूक्रेन युद्ध के खिलाफ है, इसलिए पुतिन ने पहले ही सफाई दे दी थी। लेकिन मोदी ने फिर भी अपनी बात कही। हालांकि प्रधानमंत्री ने पुतिन को शुक्रिया भी अदा किया। मोदी ने खास तौर से यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में जो मदद मिली उसका जिक्र किया। यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार ने
ऑपरेशन गंगा चलाया था। जब फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस वक्त 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक और छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों से बात की। मोदी ने दोनों नेताओं से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद मांगी, बमबारी रोकने, भारतीय नागरिकों को सीज फायर जोन से फ्री पैसेज देने की मांग की। इसके बाद ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया से उन इंडियन डिप्लोमेट्स को यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में भेजा जो रशियन बोल और समझ सकते थे, जिससे वो यूक्रेन और रशिया के अधिकारियों से बातचीत कर सके, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट कर सके। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए मोदी सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में स्पेशल प्लेन भेजे। पहले सिविल एयरक्राफ्ट भेजे गए, फिर एयरफोर्स के विमान भी भेजे गए ताकि लोगों में भरोसा पैदा हो। यूक्रेन में गोलाबारी के बीच भारतीयों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन और बसों का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स परिवार रह रहे थे, उनके परिवार यहां पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, इसके लिए सभी 20,000 लोगों के घरों में कांटेक्ट किया गया। जहां मुमकिन हुआ वहां सरकारी अफसर गए, अधिकारी गए। कुछ परिवारों को हर पल की जानकारी देने के लिए, उनको हिम्मत बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को संभव बनाया। सुबह मुझे फ़ोन आ गया और वो एकदम मुझे अभी सभी घरों तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की योजना चाहिए। 30,000 तक के लोग बच्चे यूक्रेन में होंगे, उनके घरों में 2 बार जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी रचना रखनी चाहिए। अब ये मुझे अगर डायरेक्शन दे रहे थे तो उधर वो मंत्रालय में भी एग्रेसिवली उनको लाने की व्यवस्था कर रहे थे। सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी पूरी एग्रेसिव तरीके से उनको इवैक्यूएट करने के लिए काम में जुटी हुई थी। पार्टी के जिम्मे जो काम था वो मुझे मिला। तो और ये कंप्लीट सोच, जब वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे तो वो टुकड़ों में नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में स्पष्ट था। जब काठमांडू में भूकंप आया तो 11 बजे के आसपास आया था, 11:20 या 11:30 में सभी अफसरों की मीटिंग हो गई थी और 4 बजे सूर्यास्त से पहले तो पहला सहयोग का एयरक्राफ्ट हमारा दवाइयों के साथ और डॉक्टर्स के साथ काठमांडू लैंड कर गया था। जेपी नड्डा बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब किसी की मदद करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको खाना मिलता रहे, उनको मदद मिलती रहे, इसके लिए वहां काम करने वाले भारतीयों से मदद मांगी गई। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, श्री श्री रविशंकर के बहुत सारे सेंटर वहां चलते हैं, उनसे मदद मांगी गई। बहुत सारे गुरुद्वारों से कहा गया कि वो बच्चों को खाना पहुंचाएं। एक एक चीज का ध्यान रखा गया। लेकिन इस सारे मामले की बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि रशिया ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को जब पहला हमला किया था, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि 7 दिन में फैसला हो जाएगा, यूक्रेन को फतेह कर लिया जाएगा। लेकिन अब 7 महीने हो गए। यूक्रेन के कई इलाकों में अब भी रूस की सेनाओं को पीछे हटना पड़ रहा है। रूस का दाव उल्टा पड़ गया है। युद्ध की वजह से यूक्रेन तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन रूस के हालात अपने यहां भी अच्छे नहीं है। वहां भी बेरोजगारी है, महंगाई है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। यूक्रेन और रूस मिलकर दुनिया भर में फर्टिलाइजर की सप्लाई करते हैं। भारत यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स मंगवाता है। युद्ध के कारण यूरिया की सप्लाई बंद है, खाद की किल्लत हो रही है, गेहूं की पैदावार पर भी इसका असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है वो न यूक्रेन के लिए अच्छी है, न रूस के लिए और न पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए उन्होंने इस बात को आज साफ साफ कहा। लेकिन रशिया की मुश्किल समझी जा सकती है। पुतिन इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके लिए अपनी फौज को वापस लौटने का आदेश देना मुश्किल नहीं है और यूक्रेन भी अब बातचीत के मूड में नहीं है। इसीलिए आज मोदी ने पुतिन को इशारा किया, जिद से कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही
डेमोक्रेसी में रास्ता निकलता है। एक तरफ मोदी ने पुतिन को डायलॉग से रास्ता निकालने की नसीहत दी, दूसरी तरफ एससीओ समिट में कहा दुनिया का भला आपसी सहयोग से ही होगा। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने कहा भारत ने कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की मदद की, दवाएं भेजी, वैक्सीन भेजी, भारत स्टार्टअप्स का हब बन रहा है, लेकिन अभी भी कुछ देश दूसरों की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। असल में भारत लंबे समय से सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से ट्रांजिट राइट्स यानी अपने यहां से सामान गुजरने देने की परमिशन मांग रहा है। भारत का प्लान ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन बिछाने का भी है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के कारण यह प्रोजेक्ट बरसों से लटके हुए हैं। इसीलिए आज समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ देशों के नेताओं को बताया सभी देशों को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। अब नरेंद्र मोदी ने ट्रांजिट राइट्स की बात क्यों की? इसलिए कि अफगानिस्तान में भूख से मरे लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, या फिर सेंट्रल एशिया से कारोबार के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट राइट्स चाहिए। असल में भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तान ने गेहूं से भरे ट्रकों को रास्ता देने में बहुत आनाकानी की। पाकिस्तान के इस रुख के कारण ताजिकिस्तान से पाइपलाइन बिछाकर गैस लाने की परियोजना कई साल से अटकी पड़ी है। इसीलिए आज मोदी ने ट्रांजिट एक्सेस की बात की। लेकिन जब एससीओ समिट में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अफगानिस्तान को एससीओ में शामिल करने की बात कही। इसके बाद अफगानिस्तान की मदद की अपील की। फिर यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पहले दुनिया को इस मोर्चे पर पाकिस्तान का भरोसा करना चाहिए, इसके बाद ट्रांजिट की बात होगी। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ के साथ साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने माना कि समिट के दौरान शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच हार्ड टॉक हुई। जब बिलावल से यह पूछा गया कि अगले साल भारत में होने वाले एससीओ समिट में क्या पाकिस्तान हिस्सा लेगा, तो बिलावल ने कहा अभी उनके मुल्क ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के नतीजे में काफ़ी जोर दिया जाता है ट्रांजिट ट्रेड पे, और जो रूट लोगों को अपनाना है वो तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन सारे जो ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में इनके हिस्सा कर रही है वो सब चाहते हैं कि ट्रांजिट ट्रेड हो। जहाँ तक अगले साल का एससीओ का फंक्शन है, बिल्कुल आई थिंक द चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ हैज़ नाउ gone to India and Pakistan is also a member of SCO। जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, कौन से लेवल पे होगा, कैसे चलेगा, उस पर अभी हमारा इंटरनल बातचीत होना है। आप अटेंड करेंगे? अभी तक जो है इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। वैसे तो आप अटेंड करते हैं। ये तो मेरा पहले बार है कि मैं किसी SCO पे आया हूँ। मजे की बात है कि एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। सबसे ज्यादा चर्चा शहबाज शरीफ के ईयरपीस को लेकर हो रही है। पाकिस्तान में भी इसका मजाक बन रहा है। शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने ओपनिंग रिमार्क देना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक शहबाज शरीफ अपना ईयरपीस नहीं लगा पाए, क्योंकि उसके जरिए वो ट्रांसलेशन सुन सकते थे। शहबाज शरीफ ने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने पास खड़े अटेंडेंट से मदद मांगी, ईयरपीस लगा लिया,
कुछ ही सेकंड बाद ये फिर से गिर गया। ये देखकर पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस दौरान पुतिन शहबाज शरीफ को परेशान देखकर धीमे धीमे मुस्कुराते रहे। Уважаемый господин премьер-министр, Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. शहबाज शरीफ के समरकंद के एक और वीडियो की भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इसे खूब दिखाया। असल में कल एससीओ के सभी नेताओं का डिनर था। इस डिनर से पहले उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट सबको खाना टेस्ट कराने के लिए ले गए। शहबाज शरीफ सारे नेताओं में सबसे पीछे चल रहे थे। उन्हें खाना चखने का मौका भी सबसे आखिर में मिला। पाकिस्तान में जब उनकी पार्टी ने शहबाज शरीफ को लेकर बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, तो पाकिस्तानी चैनल पर उनके मीम चलने लगे, मजाक उड़ाया जाने लगा। एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा, दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर की टेंशन और डिप्लोमेसी की बड़ी बड़ी बातों के बीच वर्ल्ड लीडर्स को भारत के प्रधानमंत्री का बर्थडे भी याद रहा। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी को यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि मुझे पता है कल आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। पुतिन ने कहा, रशियन ट्रेडिशन के मुताबिक हम कभी एडवांस में किसी को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते, बधाई नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आपके बर्थडे की पूरी जानकारी है। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. मेरे दोस्त, मुझे ये भी पता है कि कल आप अपना जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। रूस में परंपरा है कि हम कभी भी किसी को जन्मदिन की एडवांस में बधाई नहीं देते, तो मैं अभी आपको जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमें आपके जन्मदिन की जानकारी है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं रूस के दोस्त भारत को भी शुभकामनाएं देता हूँ। We wish all the best to the पुतिन ने बात तो पते की कही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मनाया जाएगा। देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो सबसे एक्साइटिंग प्रोग्राम होगा उसके बारे में आपको बताता हूं। कल नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ेंगे। नामीबिया से इन चीतों को भारत लाने के लिए एक स्पेशल बोइंग 747 प्लेन बुक किया गया है। चीतों की जान को किसी तरह का खतरा ना हो, वो ठीक ठाक ग्वालियर में लैंड कर जाएं, इसके लिए स्पेशल प्लेन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं यह जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी डिटेल्स मेरे पास में है। करीब 17 घंटे के फ्लाइट में चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। इसकी डिटेल्स भी मेरे पास हैं। आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ 8 चीते ही तो लाए जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए कि भारत पिछले 75 साल से ऐसा कंट्री है जहां पर एक भी चीता नहीं है। देश में जो आखिरी 3 चीते थे उनका शिकार 1947 में हो गया था। उसके बाद से भारत में एक भी चीता नहीं है। कई बार दूसरे देशों से चीतों को भारत लाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकाम हुई। अब 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंचेंगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कितने चीते किन किन देशों से भारत लाए जाएंगे यह भी आज मैं आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि नामीबिया से लाए गए चीते यहां जिंदा कैसे रह पाएंगे, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। भारत में जो चीते थे वो गायब क्यों हो गए, खत्म क्यों हो गए, और अब कूनो पार्क को चीते के रिहेबिलिटेशन के लिए क्यों चुना गया। कूनो में चीतों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं,
इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊं इससे पहले आपको उन चीतों की तस्वीरें दिखा देता हूं जो नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। 1947 के बाद कल भारत में एक बार फिर दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता दिखाई देगा। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। वो स्पेशल प्लेन से भारत आएंगे। इस वक्त वो विमान अफ्रीका से भारत के रास्ते में है। चीतों को लेकर यह स्पेशल एयरक्राफ्ट कल सुबह ग्वालियर में लैंड करेगा। ग्वालियर से चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। 8 चीतों में 3 मेल हैं और 5 फीमेल। सबकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है। खास बात यह कि 2 मेल चीते सगे भाई हैं। दोनों की उम्र 4.5 साल है। कैट फैमिली के जो जीव होते हैं उनमें चीता ऐसा है जिसमें फीमेल तो परिवार से अलग होकर रह पाती हैं, अपना अलग इलाका बना लेती हैं, लेकिन मेल चीते जन्म से लेकर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, साथ मिलकर शिकार करते हैं। चीतों में भाइयों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। इसीलिए 2 भाइयों को भारत एक साथ लाया जा रहा है, जिससे इलाका और एनवायरनमेंट चेंज होने का इन पर बहुत असर न पड़े। बाकी जो फीमेल्स हैं वो भी पहले से एक दूसरे से परिचित हैं, एक साथ रहती रही हैं। इसलिए जब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा तो चीतों को अकेलापन महसूस नहीं होगा, इनका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा। यह पहला ऐसा मौका है जब किसी विलुप्त प्रजाति के संरक्षण के लिए, उन्हें दोबारा बसाने के लिए किसी जानवर को इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल कराया गया है। नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं उन्हें नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के फार्म से लाया जा रहा है। 58,000 एकड़ में फैला यह प्राइवेट चीता रिजर्व CCF ही चलाता है, जिसका काम चीतों को गायब होने से बचाना है। चीतों को भारत लाने के लिए स्पेशल जंबो जेट प्लेन भेजा गया था, जो एक बार में 16 से 17 घंटे की डायरेक्ट उड़ान भर सकता है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में इस प्लेन में चीतों को पिंजरे समेत रखा गया है। विमान में चीतों के साथ वेटरनरी डॉक्टर, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और नामीबिया में भारत के हाई कमिश्नर भी आ रहे हैं। यह विमान कल सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। चीतों को भारत में फिर से बसाने के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी SP यादव को दी गई है, जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के भी हेड रह चुके हैं। SP यादव ने कहा कि नामीबिया से डायरेक्ट फ्लाइट इसलिए चुनी गई ताकि चीतों को रास्ते में रुकना ना पड़े। चीता हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ला रहे हैं और ये बोइंग 747 है। और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के, बिना बीच में रुके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे। साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट, चीता एक्सपर्ट्स ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे और इनको लाने के लिए एक विशेष क्रेट्स का उपयोग किया जा रहा है। और ये क्रेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें हवा के आने जाने की एक सुविधा होती है। जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के हैं हमने वो तय किया हुआ है और सीधे इनको चार्टर्ड फ्लाइट से उतार के और इसके जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो कस्टम्स की, इमिग्रेशन की, ये सब करने के बाद, एनिमल हस्बेंड्री की इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब करने के बाद फिर इनको सीधे हेलीकॉप्टर में लोड करके और सीधे फिर कूनो ही ले जाया जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से चीतों की स्पेशल फ्लाइट ने शाम 5 बजे टेक ऑफ किया। ये चीते पिछले 1 महीने से क्वारंटीन करके रखे गए थे। चीतों को नामीबिया के एक फार्म में रखा गया था, जो चीता कंजर्वेशन फंड चलाता है। सुबह वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने इन चीतों को खाना देने के बाद ट्रैंकुलाइज किया। बेहोश करके एक एक करके चीतों को स्ट्रेचर नुमा स्ट्रक्चर में रखकर पहले से तैयार केज में रखा गया। इन पिंजरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिर चीतों को ट्रक से नामीबिया की राजधानी विंडहॉक ले जाया गया। इस प्रोसेस के दौरान भारत के हाई कमिश्नर प्रशांत अग्रवाल भी चीता फार्म में मौजूद थे।
फार्म के केयरटेकर ने बताया कि किसी भी जंगली जानवर को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती है, क्योंकि ये जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओवरशॉक या स्ट्रेस के कारण इनकी जान भी जा सकती है, इसलिए सफर के दौरान इन्हें ट्रैंक्विलाइज करना बहुत जरूरी है और सेडेटिव भी ऐसा दिया जाता है जिसका असर देर तक रहे, काफी देर तक जानवर बेहोश रहे, जिसके कारण ये जानवर रिलैक्स रहते हैं। इसीलिए चीतों को सफर के दौरान ऐसा सेडेटिव दिया जाएगा जिससे वो कम से कम 9 घंटे पूरी तरह नींद में रहे। साउथ अफ्रीका के कई देशों में चीतों का कंजर्वेशन बहुत गंभीरता से हो रहा है, इसलिए वहां चीतों की जनसंख्या बढ़ी है। नामीबिया के अलावा जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में चीतों की आबादी बढ़ रही है। पहले भारत में भी चीतों की जनसंख्या, यहां का नंबर, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अंधाधुंध शिकार के कारण चीते विलुप्त हो गए, गायब हो गए। हालांकि भारत चीतों के रहने के लिए बेहतर जगह माना जाता है। हमारे यहां का मौसम चीतों के लिए अनुकूल है। अभी नामीबिया से 8 चीते भेजे जा रहे हैं। अगले महीने साउथ अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए जाएंगे। चीता एक्सपर्ट कहते हैं कि हर साल इन देशों में 8-10 चीते भारत भेजे जाएंगे, क्योंकि भारत में चीतों की अलग जेनेटिक पहचान डेवलप करने के लिए कम से कम 500 चीतों की जरूरत होगी। हम इन चीतों को पहले एक दरी में रखकर पिंजरों में डालते हैं और फिर बॉक्स में डालते हैं। क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा होता है और अंधेरा होता है, इसलिए हमने चीतों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद उन्हें पिंजरों से छोटे बॉक्स में रखा गया। इन बॉक्स को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जिसमें चीते लगभग 1 दिन तक बेहोशी की हालत में ही रहेंगे। चीतों को भारत में बसाने के लिए कुन्नो नेशनल पार्क में खास तौर से तैयारी की गई है। यहाँ पर चीतों के लिए 500 हेक्टेयर का एक लिमिटेड एरिया तैयार किया गया है। पहले चीतों को इसी में रखा जाएगा। जब ये चीते यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो उन्हें 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में छोड़ दिया जाएगा। इस इलाके में चीते खुद शिकार करेंगे। वहाँ चीतल, बारहसिंगे, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर समेत तमाम जंगली जानवर होंगे। बड़ी बात यह है कि कुन्नो नेशनल पार्क में तेंदुए भी अच्छी खासी तादाद में हैं। जिस 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में चीतों को कुछ दिन के बाद छोड़ा जाना है, इस इलाके में भी 3 तेंदुए थे, लेकिन चीतों की सुरक्षा के लिहाज से इन तेंदुओं को पार्क के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है। चीतों के भारत आने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्साह देखने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह वाइल्ड लाइफ की इस सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना है। यह पहली बार है जब किसी एक महाद्वीप से किसी कॉर्निवोर यानी मांसाहारी जानवर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा। वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट, गाड़ियां लगेंगी, छोटे मोटे काम धंधे चालू होंगे, तो उस इलाके की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। नामीबिया से लाए जा रहे चीते कल सुबह ग्वालियर में उतरेंगे। वहां से एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें श्योपुर जिले में स्थित कुन्नो नेशनल पार्क में ले जाएंगे। यह मिशन बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो, इसके लिए एक एक स्टेप की रिहर्सल की गई है। आज चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने डमी पिंजरों के साथ ग्वालियर से कुन्नो नेशनल पार्क तक उड़ान भरी, ताकि रास्ते में किसी तरह की दिक्कत हो तो उसे अभी से दूर किया जा सके। चीतों को नेशनल पार्क में उतारने के लिए कुन्नो में खास तौर पर हेलीपैड बनाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका से लाए गए चीतों को नेशनल पार्क में रिलीज करेंगे।
अभी जो योजना है उसमें जो क्वारंटाइन नंबर 1 जो एनक्लोजर नंबर 1 है वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 चीते वहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद करीब 70 मीटर दूर जाकर दूसरा क्वारंटाइन का एनक्लोजर है जो रिलीज स्थान है वहाँ पे 1 चीता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 3 चीतों को क्वारंटाइन में प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। उसके बाद जो शेष चीते हैं वो उनके जो रेस्पेक्टिव क्वारंटाइन्स हैं उसमें छोड़ दिए जाएंगे। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारे देश में आज एक भी चीता क्यों नहीं है। चीतों को नामीबिया से दूसरे देशों से लाने की जरूरत क्यों पड़ी। असल में देश में एक के बाद एक चीतों का शिकार होता गया। जो आखिरी 3 चीते थे उन चीतों को 1947 में छत्तीसगढ़ में कोरिया रियासत के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने मार डाला था। इन आखिरी चीतों की तस्वीर आज भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास है। लेकिन सरकारी तौर पर चीतों को 1952 में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 70 साल के बाद चीते दोबारा भारत की धरती पर कदम रखेंगे। यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि चीते भले ही अब आ रहे हों, लेकिन चीतों को भारत लाने की कोशिश और प्रोसेस कांग्रेस की सरकार के जमाने में शुरू हुआ था। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर अपना एक आर्टिकल शेयर किया। इस आर्टिकल में जयराम रमेश ने लिखा था कि उन्होंने चीतों को भारत में दोबारा बसाने की कोशिश 2009 में शुरू कर दी थी। वो इसके लिए 2010 में अफ्रीका गए भी थे। उन्होंने चीतों के एक्सपर्ट से बात की भी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने चीतों को दोबारा भारत में बसाने की इस योजना को परमिशन भी दे दी थी। 2011 में इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए थे, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये चीते इंडियन कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये रोक 2020 में हटी, इसलिए चीते अब भारत आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जयराम रमेश की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान ने यह तो नहीं कहा कि यह किसकी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका प्रदेश पिछले 20 साल से चीतों को दोबारा बसाने का इंतजार कर रहा था। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनका प्रदेश 20 साल से चीतों को बसाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए शिवपुर का कूनो नेशनल पार्क सबसे बेहतरीन माना गया, सबसे उपयुक्त माना गया। एक्सपर्ट ने बताया कि इन्हें दोबारा बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। जो कूनो में जो हैबिटेट जो चयन किया गया कूनो नेशनल पार्क का, एक बहुत ही सुंदर और एक आइडियल हैबिटेट है चीता के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और स्क्रब फॉरेस्ट भी हैं। तो ये उसके लिए बहुत सुटेबल है। इसमें कई वर्षों से कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोचिंग को कंट्रोल करना, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ हो गई, पेट्रोलिंग करना, हैबिटेट में वीड्स का इरेडिकेशन करना, अच्छी प्रजाति के जो घास हैं
जैसे हर्बीवोर पॉपुलेशन सस्टेन हो सके। तो ये सब काफ़ी उसमें कई सालों से काम किया गया है। और यदि हम प्रे पॉपुलेशन की कंपैरिजन यदि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से करते हैं तो हम उससे कहीं कम नहीं हैं। तो ये हम ये समझ सकते हैं, ये मान सकते हैं कि चीता के यहाँ आने पर और जंगल में उसे छोड़ने पर उसे भोजन की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चीता जो भी लाए जा रहे हैं उनमें सभी में पहले से ही रेडियो कॉलर लगाया जा चुका है और रेडियो कॉलर का सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स हैं, तो ये उसके माध्यम से उसको निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हर एक चीता के पीछे एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम होगी जो 24 घंटे उसकी लोकेशन और इसके बारे में वो हमेशा मॉनिटरिंग करती रहेगी। चीतों का आना, उनका रखरखाव और उनका भारत में बढ़ना अपने आप में एक अद्भुत घटना तो है। अब इसका क्रेडिट किसे दिया जाए? अगर जयराम रमेश इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि 2009 में कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई कोशिशों के कारण चीता दोबारा भारत में आ रहा है, तो फिर उन्हें इस बात का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा कि कांग्रेस के जमाने में ही 1952 में चीतों का भारत से विलुप्त होने का ऐलान हुआ था। कांग्रेस के राज में चीते गायब हो गए थे। अगर चीतों को वापस लाने की कोशिश की बात करें तो कोशिशें पहले भी कई बार हुई हैं। 1970 के दशक में भी 1970s में चीतों को ईरान से भारत लाने की पहल की गई थी। इसके बदले भारत की तरफ से ईरान को एशियाई शेर दिए जाने की बात थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। वैसे भी जो कोशिश सिरे न चढ़ पाए उसको याद नहीं रखा जाता, याद उन्हीं प्रयासों को रखा जाता है जो कामयाब होते हैं। नरेंद्र मोदी का प्रयास कामयाब हुआ है, इसलिए 75 साल के बाद चीतों को भारत लाने का क्रेडिट मोदी को तो मिलेगा। और यह काम मोदी के बर्थडे पर होगा, यह भी खास बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मुद्दा न तो क्रेडिट लेने का है, न सियासत का है। यह पर्यावरण का सवाल है, यह टूरिज्म का सवाल है। फूड चेन में सबसे ऊपर वाले जानवर अगर खत्म हो जाते हैं तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। एक जमाने में हमारे देश में हजारों की संख्या में चीते थे, लेकिन मुगल शासकों ने चीतों को पालतू बनाना शुरू किया। चीतों की मदद से वो शिकार करते थे। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। अंग्रेजों के राज में चीतों का शिकार शुरू हुआ, जंगल काटे गए तो चीते और कम हो गए। 1871 में 1871 में अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक चीते के बच्चे को, शावक को मारने पर 6 रुपए और एडल्ट चीतों को मारने पर 12 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसके बाद हाल यह हुआ कि 1947 में भारत की धरती से चीते खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। अब 75 साल के बाद चीते फिर से भारत की धरती पर उतरेंगे, लेकिन हमें पुरानी गलतियों से तौबा करनी होगी। जीवों को, जंगलों को बचाना होगा। अगर सरकार के साथ साथ आम जनता भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होगी, तभी इस तरह की कोशिशें वाकई में कामयाब हो पाएंगी। अभी खबर बिहार से आई है। बिहार पुलिस ने बेगूसराय में हाईवे पर 30 किलोमीटर तक फायरिंग करने वाले अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के साथ साथ साजिश रचने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी फायरिंग करने वाले 2 अपराधी फरार हैं, लेकिन बेगूसराय पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। चलती बाइक से हाईवे पर आमलों को गोलियों का निशाना बनाने वाले जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है युवराज कुमार और सुमित, जबकि केशव और चुनचुन नाम के 2 लोगों को साजिश रचने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के एसपी का दावा है कि फायरिंग करने वाले युवराज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जिन लोगों ने साजिश रची उनके खिलाफ भी पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल एविडेंस मौजूद है। घटना के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ था और सीसीटीवी फुटेज था, उसके आधार पर युवराज की पहचान हुई थी। और युवराज कौन है? जो बाइक सवार, जो मैं बता रहा हूँ, उसमें युवराज की गिरफ्तारी हुई। युवराज वही है जो मोटरसाइकिल पे सामने पीले रंग की टी-शर्ट पहन के है। तो हम लोग ने जब युवराज से पूछताछ की तो युवराज ने पूरा घटना स्वीकारा है, उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है। युवराज से जब हमने पूछा कि उसके पीले रंग की टी-शर्ट कहाँ है, तो उसने बताया कि जो पीछे लड़का बैठा था सुमित, उसी के पास है। तुरंत पुलिस ने सुमित के घर पे छापेमारी की तो वो येलो रंग की टी-शर्ट वहां से बरामद हो गई है सुमित के पास से। इस आधार पे हम लोग ने सुमित की फिर गिरफ्तारी की। उसके बाद युवराज की निशानदेही पे घटना में जो 2 देसी पिस्टल इस्तेमाल की थी उसके निशानदेही पे पुलिस ने बरामद कर ली है। उसमें भी हम लोग को जिंदा 5 कारतूस मिले हैं।
इसके बाद युवराज ने जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उसको भी पुलिस ने उसकी निशानदेही पे जब्त कर लिया है और फुटेज से उसका हम लोग ने मिलान भी कराया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है पुलिस को कि इस घटना की प्लानिंग में, षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव उर्फ नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले, घटना के समय और घटना के बाद में भी आपस में लगातार फोन के माध्यम से संपर्क में थे। इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड पाया गया था, तो तुरंत हमने अपनी टेक्निकल सेल की टीम को इस काम पे लगाया और इसकी जांच हुई तो इस तथ्य को सही पाया गया। उसमें क्रेडिबल एविडेंस हम लोग को मिलने के बाद षड्यंत्र के तहत हम लोग ने चुनचुन की गिरफ्तारी की, लेकिन तब तक केशव और नगवा जिले से बाहर भाग चुका था, तो विशेष टीम को भेजा गया तो उसकी गिरफ्तारी जमुई झाझा एरिया से हुई है। आपको ये यहाँ पे नोट मैं करा देना चाहता हूँ कि चुनचुन पे मर्डर के, लूट के, आर्म सेट के 6 मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में रहा है, 3 महीने पहले छूट के आया है। केशव और नगवा पे 2 आर्म सेट के मामले दर्ज हैं, ये भी जेल होके आया है। सुमित पे आर्म सेट का मामला दर्ज है, ये भी जेल जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी अपराधियों पे संगीन मामले दर्ज थे। काफी समय तक ये लोग जेल पे रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग इसमें से जेल छूट के आए हैं। हालांकि पुलिस ने आज सुबह जैसे ही फायरिंग करने वाले इन चारों की गिरफ्तारी को कंफर्म किया, उसके तुरंत बाद गिरफ्तार आरोपी केशव के परिवार वालों ने एक सीसीटीवी वीडियो सामने रख दिया और पुलिस दावे को गलत बताया। केशव कुमार को पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग की साजिश रचने के इल्जाम में अरेस्ट किया था, लेकिन केशव के परिवार वालों का दावा है कि केशव नाबालिग है। जिस वक्त हाईवे पर फायरिंग हुई उस वक्त केशव ढाबे पर बैठा था, वो ढाबे पर खाना खाने गया था और सीसीटीवी फुटेज इसका सबूत है। केशव के परिवार का दावा है कि पुलिस ने पॉलिटिकल और मीडिया के प्रेशर में गलत लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस झूठी कहानी बना रही है। सबसे बात किया था, मैंने पूछा केशव से, केशव तुम यहाँ क्या कर रहा था? तो वो बोला मैं खाना खाने के लिए, वो और चुनचुन अंकल हैं, वो दोनों आए थे खाना खाने के लिए। खाना खाकर यहाँ पे बैठे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर थे। पहले तो ये बताया गया कि शूटर केशव ही है। न्यूज चैनल के माध्यम से हम देखे तो शूटर केशव को ही साबित किया गया। अब उनको बताया जा रहा है कि वो मास्टर माइंड है। तो हमें ये गुहार है, बताइए किस वजह से मास्टर माइंड? आप मोबाइल रिकॉर्ड दिखाइए, मोबाइल कुछ भी आप प्रूफ दीजिए जो किस से मास्टर माइंड है। तो केशव ने उन हमलावरों को देखा था यहाँ से गुजरते हुए? नहीं, केशव नहीं देखा है। केशव किसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, केशव किसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। केशव यहाँ पे बैठा हुआ है। वो मेरा छोटा भाई है, उसका उम्र 17 साल उम्र है। आधार कार्ड भी मैंने दे दिया है, आधार कार्ड भी लॉन्च हो चुका है, मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुका हूँ। केशव के परिवार वाले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि केशव और चुनचुन की गिरफ्तारी युवराज से मिली निशानदेही के बाद हुई। पुलिस के पास इस बात के एविडेंस है कि केशव लगातार उन आरोपियों के कांटेक्ट में था जिन्होंने फायरिंग की। केशव क्या भूमिका थी? केशव के फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कि उनका सीसीटीवी फुटेज आया है इसी NH-31 पे। उस वक्त जब ये घटना हो रही थी तो वो ढाबे में बैठा हुआ था। देखिए, इस मामले में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब ये 2 लोग पकड़े गए हैं तो इन लोग के फोन से जो हम लोग ने एनालाइज किए हैं, तो मैंने बताया कि इसमें जो चुनचुन है और केशव है, ये लोग षड्यंत्र रचने में शामिल थे, क्योंकि फोन पे घटना से पहले और घटना के बाद भी लगातार बातचीत हो रही है। हम लोगों ने इनका मूवमेंट भी देखा, वो सस्पेक्टेड है। और ये सारी चीज चेक करने के बाद जब हम लोग को सबूत मिल गए उसके बाद ही ये कार्रवाई हम लोग किया है। बाकी देखिए, मामला भी दर्ज हुआ है, मामला भी जांच में है, एक एक पहलू की हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस ने केस सुलझाने का दावा तो किया है, लेकिन जब केशव के परिवार वालों ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए तो इस पर सियासत भी हुई। बेगूसराय से सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने इल्जाम लगाया कि इस तरह की खौफनाक वारदात के केस में भी नीतीश कुमार की सरकार अपीजमेंट की पॉलिसी पर चल रही है, इसलिए जानबूझकर मुस्लिम आरोपियों को बचाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर नीतीश कुमार इस हमले की हकीकत सामने लाना चाहते हैं तो इस केस की जांच CBI या फिर NIA को सौंप दें। सीरियल किलिंग मैं कहूँगा जो आतंकवादी हमला कह रहा हूँ, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। और बिहार सरकार अपराधियों के नाम को छुपा रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है, लोगों में आक्रोश है। और आखिर नाम छुपाने का कारण क्या हो सकता है? नाम हिंदुओं का दिखा रहे हैं, अपराधियों के असली नाम छुपा रहे हैं, असली अपराधी को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या बिहार में अब आतंकवादी हमले 2013 में नहीं हुए? गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट होकर के मोदी की हत्या करने के लिए।
इस केस को सीबीआई या फिर एनआईए को सौंपने की गिरिराज सिंह की मांग को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा, जहां यह वारदात हुई है वहां की पुलिस इसकी जांच कर रही है, कोई क्या बोलता है उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। घटना घटी है जहां पर, तो वहां का न करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है। और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा, और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। अब कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब कोई मतलब देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। और यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है, बस सारी बात सामने आ जाएगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि पहले भी पुलिस उसे कुछ मामलों में पकड़ चुकी है और पुलिस भी कह रही है कि वो पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस का दावा है कि उसके पास केशव के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस की जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कत है, उन पर जो प्रेशर है, उसको समझना चाहिए। पुलिस ने अपराधियों को अरेस्ट किया है, जांच कर रही है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये मामला अदालत तक पहुंचे, पुलिस को सबूतों के आधार पर इसे साबित करना होगा, इसलिए अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहना भी जरूरी है कि इस तरह की गंभीर वारदात के मामले में जाति या मजहब की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले नीतीश कुमार ने यह गलती की, अब गिरिराज सिंह फिर वही गलती कर रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने आज जो काम किया वो काम असदुद्दीन ओवैसी रोज करते हैं, हर मामले को मजहब से जोड़ते हैं और उन्होंने आज भी ये काम किया। ओवैसी ने आज हैदराबाद में बड़ी रैली निकाली क्योंकि बीजेपी कल हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाने वाली है, बड़ा प्रोग्राम कर रही है, अमित शाह वहां जाने वाले हैं, इसलिए ओवैसी ने आज ही अपनी ताकत दिखाई, तिरंगा रैली निकाली। कल ओवैसी और चंद्रशेखर राव मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजामशाही से आजाद हुआ था। इसी दिन हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। इसको लेकर अब सियासत हो रही है। आज ओवैसी को 2 किलोमीटर का यह सफर बाइक पर तय करना था, लेकिन तिरंगा रैली में इतनी भीड़ जमा हो गई कि ओल्ड सिटी की तंग गलियों में बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद ओवैसी ने पैदल चलकर यह यात्रा पूरी की। इसके बाद जो रैली हुई उसमें ओवैसी ने निजाम की खूब तारीफ की, निजाम ने जो काम किए वो गिनाए और इसके बाद ये भी कहा कि वो निजाम के फॉलोअर नहीं है, वो तो पक्के हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान से भाग गए और जो वफादार थे वो आज भी मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि निजाम की हुकूमत थी और निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे। निजाम के लिए थाली नहीं मारना है, बता रहा हूं, तारीख का हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है। ये बीजेपी आरएसएस वाले हमको बोलते हैं निजाम से इनका ताल्लुक है, कासिम रजवी से इनका ताल्लुक है। अरे हमारा ताल्लुक निजाम से नहीं है, हमारा ताल्लुक मौलवी अलाउद्दीन से, तुर्रेबाज खान से, मुजाहिदीन आजादी से है। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में है, बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे, तुमने कौन सा काम किया? बताओ बताओ, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। हैदराबाद में बीजेपी काफी अग्रेसिव हो गई है, इसलिए ओवैसी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। बीजेपी ने भगवा पहनकर तिरंगा रैली निकाली थी, ओवैसी ने भी अपने साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और यह साफ साफ कह दे कि निजाम और रिजवी से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन असलियत में तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वोट बैंक को एड्रेस किया, निजाम को हिंदुओं का मददगार बताया और पूरा इतिहास भी सुना दिया। अब कल हैदराबाद में अमित शाह की रैली है। यह इस बात का संकेत है कि तेलंगाना के आने वाले दिनों में ओवैसी की पार्टी
और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। भाईजान के इलाके में सियासी गदर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं आज स्वामी रामदेव को गुस्सा क्यों आया। स्वामी रामदेव की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हुआ यह कि रुद्रपुर और गाजियाबाद में सरकारी अफसरों ने पतंजलि के गाय के घी को स्टैंडर्ड्स पर फेल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद स्वामी रामदेव आज पूरी डिटेल लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ 10 पैरामीटर्स पर जांच करती है, लेकिन पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की जांच 75 पैरामीटर्स पर करता है। इसलिए इसकी क्वालिटी पर कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। हमने सारी रिपोर्ट अपनी पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं, गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं। 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, अबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता हमारा घी। पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है, फेल कराया जाता है। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि ईमानदारी से स्वदेशी के रास्ते पर चल रही है, इसलिए रिलीजियस माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, एमएनसी माफिया और पॉलिटिकल माफिया पतंजलि को पसंद नहीं करते, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब जो भी पतंजलि के खिलाफ अफवाहें फैलाएगा वो उन सब से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, कुछ पर एफआईआर करा चुके हैं, और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया, मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था वो तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्थ हो 50,000 करोड़, पतंजलि का आज भी चले तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्थ आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम स्वामी रामदेव की बात सही है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने उनके प्रोडक्ट्स को बदनाम करने के लिए हर तरह के प्रयास किए। पतंजलि के गाय के देसी घी को फेल करने की कोशिश भी इसी साजिश का हिस्सा है। उसकी वजह भी है, स्वामी रामदेव ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कंज्यूमर मार्केट में जबरदस्त टक्कर दी है। लेकिन स्वामी रामदेव को इन सब बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता का उनके प्रति विश्वास है। लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं। स्वामी रामदेव की सारी शक्ति इस बात पर लगनी चाहिए कि लोगों का यह भरोसा कायम रहे। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनके घर और दूसरे ठिकानों पर रेड की गई थी। रेड के दौरान 24 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके साथ साथ 2 गैर लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस भी मिले। अमानतुल्लाह खान इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि हथियार किसके हैं, कहां से आए। मैं आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती के दौरान करप्शन के इल्जाम लगे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो इसी की जांच कर रहा है। एसीबी ने 2 साल पुराने करप्शन के इस मामले में अमानतुल्लाह खान को कल पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। उन्हें आज दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने नोटिस के बारे में ट्वीट किया था और दावा किया था उन्हें तलब किया गया है क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड का एक नया ऑफिस बनाया है। अमानतुल्लाह खान पर इससे पहले भी कई इल्जाम लग चुके हैं, कई सारे केस चल रहे हैं। पहले तो करप्शन के इल्जाम थे, लेकिन अब अवैध हथियार रखने का इल्जाम लगेगा और ये अरविंद केजरीवाल के लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।